हेलो फ्रेंड्स, एनबीएस लैब अटेंडेंट एग्जामिनेशन 2024 की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, आज का अपना टॉपिक रहेगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज में। अपना टॉपिक रहेगा जंतुओं में जनन। जंतुओं में जनन किस प्रकार से होता है, कौन कौन सी उसकी विधियाँ होती है, ठीक है। उसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें हैं जो जनन से संबंधित है। इसके अलावा जरायुज अंड प्रजनक जो है, या इसके अलावा इसके प्रकार है, लैंगिक और अलैंगिक जनन है, डोली भेड़ है, इसके बारे में जो है क्लोनिंग जो होती है, इन सभी से संबंधित अपन जो है इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। इससे पहले इस चैप्टर के जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में सवाल आए हैं उन सभी पर भी अपन चर्चा करेंगे, ताकि आपको पता लगे कि इस चैप्टर से किस प्रकार के सवाल जो अपने एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मैं वो सारे सवाल भी लेकर के आया हूँ। उसके अलावा जो संभावित प्रश्न है, कौन कौन से प्रश्न अपने सामने बन सकते हैं 2024 लैब अटेंडेंट के लिए, कौन कौन से जो प्रश्न हैं वो संभावित है और एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावनाएं हैं, वो सारी चीज़ें लेकर के आज मैं आया हूँ। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। निश्चित रूप से यहाँ से आपको 3 से 4 सवाल या फिर 5 सवाल तक आपको इस चैप्टर से देखने को मिल सकते हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत बहुत ही शानदार कोटेशन के साथ करते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का तुझे मज़ा भी आएगा। मंजिल मिलने का क्या आएगा प्यारे साथियों, आपको मज़ा आ जाएगा। और हमेशा की तरह मंजिल में आपको बता देना चाहता हूँ, आपकी मंजिल क्या होनी चाहिए किसी भी एनवीएस स्कूल में या जहाँ की जो लेबोरेटरी होगी वहाँ पर अपने आप को लैब अटेंडेंट के रूप में अपने आप को स्थापित करना, ये आपकी मंजिल है। अपने आप को लैब अटेंडेंट के रूप में आप कल्पना कीजिए कि आप बनने ही वाले हैं। बहुत जल्द आप लैब अटेंडेंट के रूप में अपनी सेवाएं यहाँ पर देंगे। ये छोटे छोटे बच्चे जो है लेबोरेटरी में जो है प्रयोग करने आएंगे यहाँ पर। इनको आपको क्या करना है भाई, इनको जो चीज़ें चाहिए होंगी, जो केमिकल्स इनको चाहिए होते हैं, वो आप इन्हें प्रोवाइड करवाओगे और इस लेबोरेटरी में अपने आप को क्या है स्थापित करोगे, ठीक है ना, एज ए लैब अटेंडेंट के रूप में। तो ये मंजिल है, ये ज़रूर आपको मिलेगी और मज़ा भी आएगा। तो प्यारे साथियों, आज अभी तक आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना। चैनल पर अगर आप नहीं हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि एनवीएस लैब अटेंडेंस से संबंधित जो अपना साइंस का पोर्शन है वो सारा इस पर मैं कवर करवा रहा हूँ। इसमें भी विशेष रूप से कक्षा 8 की जो बुक है एनसीईआरटी वो मैं करवा रहा हूँ। और ये क्यों करवा रहा हूँ, इसका जो है परिणाम भी मैं, प्रमाण भी जो है आपको दिखाऊंगा। कई बार मैंने दिखाया भी है और आज भी आपके सामने ये प्रमाण जो है वो दे दूंगा। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले आप देखो प्रीवियस ईयर के सवाल देख लो। ये देखो प्रीवियस ईयर में सवाल आए थे, इनके जवाब अभी नहीं करेंगे। इनके जवाब जो है, ये चैप्टर जब पूरा हो जाएगा उसके बाद में इनके आंसर्स जो है वो आपको बताऊंगा और आप खुद इनके जो जवाब है वो कर पाएंगे, ठीक है ना। ये दूसरा सवाल जो एनवीएस लैब अटेंडेंट 2022 में आपके आए हुए हैं सवाल है, ठीक है ना। आप आराम से इनको स्क्रीन जो है इसको पॉज करके आराम से ये सवाल जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये सवाल जो है पढ़ सकते हैं। इसके बाद ये रहा जो 17 में एक पूछा गया था, नर प्रजनन तंत्र से संबंधित था, जो कि इसी चैप्टर से हैं और आपकी क्लास 8 से बाहर नहीं है। प्यारे साथियों, मैं बार बार ये कहता हूँ, क्लास 8 की एनसीईआरटी साइंस आप कर लेते हो, 8वीं क्लास की एनसीईआरटी साइंस आप कंठस्थ कर लेते हो, तो आपके 50 प्लस यानी 55 प्लस भी नंबर जो है आपके, दुनिया की कोई ताकत आपको जो है लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है ना। कोई ताकत नहीं रोक सकती है। आपके 50 प्लस जो मार्क्स है वो बिल्कुल आसानी से आ जाएंगे जब आपके एनसीईआरटी 8th क्लास की जो साइंस है वो कंठस्थीकरण अगर हो जाती है तो आपके 50 प्लस मार्क्स आप मान के चलें। और फर्स्ट पेपर की आप तैयारी अलग से करते रहें प्यारे साथियों। तो चलिए इस वीडियो की जो है शुरुआत करते हैं, चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखिएगा, चैप्टर का नाम है जंतुओं में जनन। चैप्टर का नंबर 6 जरूर है। चैप्टर का नंबर क्या है प्यारे साथियों, 6 जरूर है, लेकिन आप जो है ये जो न्यू वाली जो है एनसीईआरटी, इसमें 6वां ये पार्ट है, जबकि अपनी जो ओल्ड जो थी, जो 2021 में चलती थी, उसमें ये जो चैप्टर है उसका नंबर 9 है। तो इन नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्यारे साथियों, नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क ये पड़ता है कि इसमें जो मैटर है वो आपको याद कितना है। प्रश्न केवल और केवल मैटर से पूछा जाता है प्यारे साथियों।
प्रश्नों की जो संख्या है वो यहाँ से डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। पाठ के नंबर आपको क्या है, कोई डिपेंड नहीं करता है। तो इसमें मैटर क्या है और आपको याद कितना है, ये चीज़ें परीक्षा में आपके लिए मैटर करती है। तो आइए इस चैप्टर की शुरुआत अपन कर लेते हैं। देखो पाचन जो है, देखो पिछली क्लास में आपने सारी चीज़ें जैसे परिसंचरण है, पाचन है, इस प्रकार के जो तंत्र थे वो आपने साथ में पढ़े हैं, और ना भी पढ़े हैं तो टाइम अगर मिलेगा अपन को तो अपन इनको भी कवर कर लेंगे। कक्षा 7 की जो बुक है उसको भी अपन क्या है भाई कवर करते चलेंगे, ठीक है ना। तो ये प्रक्रम किस लिए आवश्यक होते हैं, ये किसी भी जीव की उत्तरजीविता के लिए जो है वो आवश्यक होते हैं। कौन कौन से, जैसे पाचन है, परिसंचरण है, श्वसन है, उसी प्रकार से जनन भी क्या है, एक आवश्यक चीज़ है हम सभी के लिए, यानी प्रत्येक प्राणी के लिए, प्रत्येक जंतु के लिए जनन भी है वो आवश्यक प्रक्रिया है, जिसके तहत वो क्या करता है, जनन आवश्यक प्रक्रिया जिसके तहत वो क्या करता है कि जनन जो है किसी भी जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है, ठीक है ना। जनन जो है ना, कोई भी प्रजाति है, कोई भी जाति है, उसकी निरंतरता बनाने के लिए क्या भाई आवश्यक होती है ना। आप कल्पना ऐसे करें कि यदि कोई जीव प्रजनन नहीं करे ना तो क्या होगा, क्या होगा भाई, देखो प्रजनन नहीं करेगा ना तो उसकी जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो पीढ़ियां खत्म हो जाएगी, और धीरे धीरे वो प्रजाति है जो बिल्कुल क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। तो ये बात यहाँ पर रहेगी, है ना। अब इस चीज़ को आप समझें कि जीवों में जनन का विशेष महत्व होता है। जीव जो है उनमें जनन का क्या होता है भाई, विशेष महत्व होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है, और निरंतरता बनाए रखने को सुनिश्चित करता है। तो ये बात आ गई, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनाए रखता है, इस चीज़ को सुनिश्चित करता है, इसीलिए जंतुओं में जनन आवश्यक हो जाता है। ये बात समझ चुके हैं। अब आइए अपन समझते हैं कि जनन की विधियाँ कौन कौन सी है। तो देखो जनन की 2 विधियाँ होती है, एक तो लैंगिक जनन होता है और दूसरा आपका क्या होता है भाई, अलैंगिक जनन होता है। तो 2 विधियाँ आप याद रखें, एक तो लैंगिक जनन होता है और दूसरा अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें आपको यहाँ पे बता रहा हूँ सीधे, ठीक है ना। ये रहा, देखो लैंगिक जनन अपन देख लेते हैं। लैंगिक जनन क्या होता है, देखो पौधों में आपने कक्षा 7 में पढ़ा होगा कि पौधों में जो जनन होते हैं उसमें मादा युग्मक और नर युग्मक होते थे, है ना। पुंकेसर, स्त्री कैंसर आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो अपन कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो उसमें जिस प्रकार से मादा जनन अंग होते थे और नर जनन अंग होते थे, उसी प्रकार से प्राणियों में भी क्या होता है, नर और मादा ये दोनों क्या है, विभिन्न जनन अंग या जनन अलग अलग भाग होते हैं, और इन दोनों की उपस्थिति में जो जनन होता है, जिस जनन में ये दोनों चीज़ें होती है, यानी मादा और नर दोनों के युग्मक जो होते हैं, ऐसा जनन जो होगा ना वो लैंगिक जनन होगा, यानी कि जिसमें नर और मादा युग्मक का संलयन होता है, ठीक है ना, संलयन होता है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। क्या है भाई, सीधी सीधी बात यह है कि ऐसा जनन या जनन का वह प्रकार जिसमें नर तथा मादा युग्मक का क्या होता है, संलयन होता है, जिसे अपन लैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों का होना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये बात आप समझ लें। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैंगिक जनन की। जब बात करते हैं तो सबसे पहले मनुष्य में अपन लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है उससे संबंधित अपन बात कर लेते हैं, जो कि अपना इस चैप्टर में आगे अपने दे रखा है। सबसे पहले अपन नर जनन तंत्र जो है इसकी बात करते हैं। नर जनन तंत्र के अंग कौन कौन से हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखो नर जनन तंत्र है, अपना नाम दिख रहा होगा आपको, नर जनन तंत्र है, नर जनन तंत्र। तो इसमें क्या है, नर जनन अंग में कौन कौन सी चीज़ें होती है। एग्जाम में सवाल यहाँ से बनते हैं प्यारे साथियों कि नर जनन अंगों में, नर जनन अंग जो है यहाँ पर क्या है देखना एक बार, इसमें एक जोड़ा वर्षण होता है। देखो वर्षण को इंग्लिश में टेस्टिस कहते हैं, क्या कहते हैं, टेस्टिस, TES, है ना, टेस्टिस, टेस्टिस इनको कहा जाता है। तो एक जोड़ा तो क्या होगा भाई, टेस्टिस होगा, वृषण होगा, और 2 शुक्र नलिकाएँ होंगी, ठीक है, शुक्र नलिकाएँ होंगी, और एक क्या होता है भाई, पेनिस होता है, शिश्न होता है, जिसे लिंग कहा जाता है। इसको आप चित्र 6.1 में देख सकते हैं। तो ये रहा आपका जो है मानव नर जननांग है, चित्र के माध्यम से आप इसको आराम से देख सकते हैं, जिसमें देखो ये आपकी शुक्राणु नलिका है, और ये आपका शिश्न वाला भाग हो गया, शिश्न,
ठीक है। और ये आपके क्या हो गए भाई, वर्षण हो गए, जहाँ पर स्पर्म जो है यहाँ पे सेव रहते हैं ना, शुक्राणु जो यहाँ पे इसी वर्षण कोश में पाए जाते हैं। अब देखो, और ये जो है ये क्या है भाई, मूत्रा से होता है, ठीक है। ये वाला बीच वाला जो पार्ट है बड़ा वाला, ये मूत्रा से होता है। तो ये आप उम्मीद करता हूँ आपने देखा होगा, चित्र 6.1 आराम से देखा है। अब देखो इस चीज़ को आप अंडरलाइन कर लेना और एग्ज़ाम में लिख लेना, एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट कर लेना कि वृषण जो है ना, ये नर युग्मक उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? नर युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है भाई, शुक्राणु कहा जाता है। नर युग्मक है ना, नर युग्मक क्या है भाई, शुक्राणु है। जो उत्पन्न कौन करता है? वर्षण जिन युग्मकों का उत्पन्न करता है, जिन युग्मकों को उत्पन्न करता है वो नर युग्मक है, और उनका नाम क्या है भाई, शुक्राणु है, यानी स्पर्म जिनका नाम है। तो स्पर्म है वो कौन उत्पन्न करता है? तो ये करता है भाई आपका वर्षण करता है, ठीक है ना। शुक्राणु को इंग्लिश में स्पर्म कहा जाता है, SPERM, स्पर्म जो है ये कहा जाता है, ठीक है ना। ये बात भी आप याद रखें। नेक्स्ट आपके सामने आता है कि वृषण जो है, वृषण यानी टेस्टिस है, इसमें लाखों शुक्राणु उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ये लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। देखो चित्र 6.2 को देखिए, जिसमें शुक्राणु का चित्र दिखाया गया है। आइए देखते हैं शुक्राणु, ये रहा शुक्राणु। देखो ये शुक्राणु है, इसमें ये शुक्राणु का सिर है, और ये इसका मध्य भाग है बीच का, और ये इसकी पूंछ है। तो मुझे आप कमेंट करके बताएं कि शुक्राणु का सिर, चूँकि हमने कोशिका के विभिन्न भागों को पढ़ लिया है, कोशिकांगों को हम अपन ने पढ़ लिया है, तो मैंने आपको कोशिकांगों में बहुत शानदार तरीके से बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पिछला अपना कोशिका वाला वीडियो देख लें, जिसमें मैंने सभी कोशिकांगों को बहुत अच्छे तरीके से बताया है। तो ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसके द्वारा शुक्राणु के सिर का निर्माण होता है, और वह कौन सा कोशिकांग है जिसके द्वारा शुक्राणु की पूंछ का निर्माण होता है? यानी सिर का निर्माण कौन सा कोशिकांग करता है, और पूंछ का निर्माण कौन सा कोशिकांग करता है? ये चीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपको पता है तो कोई बात नहीं, और नहीं पता है तो अपने चैनल पे जा करके प्रीवियस जो भी जितने भी वीडियोस चढ़ा रखे हैं मैंने, वो कोशिका वाले या जो भी मैंने पीछे चैप्टर है वो कवर करवा रखे हैं, उनको आप आराम से देखिएगा, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो इसमें देखिएगा, शुक्राणु यद्यपि बहुत सूक्ष्म होते हैं, पर प्रत्येक में एक सिर होता है, एक मध्य वाला भाग होता है, और क्या होता है भाई, एक पूंछ होती है, जो कि अभी हमने देख ही ली है ना। क्या शुक्राणु एकल कोशिका जैसा प्रतीत होता है? वास्तव में हर शुक्राणु में कोशिका के समान संघटक पाए जाते हैं। तो मुझे आप बताएं कि शुक्राणु जो है वो क्या है, एकल कोशिका है या बहुकोशिका है? तो एकल कोशिका ही होता है शुक्राणु भी, ठीक है ना। तो ये सारे जो चित्र अपन ने देखे हैं, जो कि नर जनन तंत्र के महत्वपूर्ण भाग होते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो अब देखिएगा मादा जनन तंत्र के बारे में अपन जानते हैं, ठीक है ना। शुक्राणु की पूंछ किस काम आती है? ये आपके पहेली का एक सवाल है। शुक्राणु की जो पूंछ है वो इसको गति करने में मदद करती है, ठीक है। मादा जनन अंग कौन कौन से हैं भाई? मादा जनन अंगों में एक जोड़ी अंडाशय होगा, यानी ओवरी होगा। एक जोड़ी क्या होगा? ओवरी होगा। एक जोड़ी तो ओवरी होता है, और आपकी अंडवाहिनी होती है, यानी ओविडक्ट, OVDIUCT होता है, DUCT, ओविडक्ट होता है ना। और ओविडक्ट को अपन डिंब वाहिनी भी कह सकते हैं। तथा गर्भाशय होता है, गर्भाशय मतलब यूटेरस होता है, यूटेरस होता है, ठीक है। तीन चीज़ें, एक जोड़ी तो क्या होगी? अंडाशय, दूसरा अंडवाहिनी यानी डिंब वाहिनी, तथा तीसरा क्या है भाई? यूटेरस, गर्भाशय होता है। इसका चित्र भी अपन देख लेते हैं 6.3, जो कि अपने यहाँ पे दे रखा है। ये रहा आपका 6.3 चित्र, जिसमें देखो ये आपकी अंडवाहिनी है जो अंडों का वहन करती है, और ये आपका अंडाशय है, ओवरी है, और ये जो गर्भाशय है यहाँ पर जो है बच्चे का क्या है? भ्रूण का रोपण होता है, जो कि अभी आगे अपन इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या है भाई? आपका मादा जनन अंग होता है, ठीक है। मादा जनन अंग, मानव में मादा जनना, ये आप आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कि जो अंडाशय होता है, ठीक है ना, अंडाशय जो है इसमें क्या है कि भाई मादा युग्मक उत्पन्न करता है। अंडाशय क्या करता है? मादा युग्मकों का उत्पन्न कौन करता है? अंडाशय करता है, ठीक है। जिसे क्या कहते हैं? मादा युग्मक जो है, जिसे क्या कहते हैं? मादा युग्मकों को अंडाणु कहते हैं,
या क्या कहते हैं भाई बच्चों, डिंब कहते हैं, ठीक है ना, अंडाणु कहते हैं या उसको डिंब कहा जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखें, ठीक है ना। देखो, नर युग्मक तो होते हैं शुक्राणु और मादा युग्मक क्या होते हैं, अंडाणु, ये चीज़ आप याद रखें। चित्र आपके देखो 6.4 आप देख सकते हैं, 6.4 चित्र जो है ये आप इस प्रकार से देखें। क्या है भाई इसमें, ये मानव का अंडाणु है, ठीक है ना, इसमें ये अंडाणु का ये बीच का केंद्र है और ये अंडाणु का चित्र है जो इस प्रकार से जो फीमेल द्वारा जो है स्रावित जो किया जाता है, ठीक है ना, डिम जिसे अपन कह सकते हैं। मानव यानी स्त्रियों में प्रति मास दोनों अंडाशयों में से एक, है ना, दोनों में से एक अंडाशय एक विकसित अंडाणु अथवा डिंब का निर्मोचन समझते हो ना, रिलीज करता है, छोड़ता है, अंडवाहिनी में छोड़ता है। गर्भाशय वह भाग है जहाँ शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी क्या है भाई, एकल कोशिका है, ठीक है ना। शुक्राणु और अंडाणु दोनों ही कैसी कोशिकाएं हैं भाई, तो ये एकल कोशिकाओं का उदाहरण होता है। ये बात आप जहन में रखें, याद रखें, दोनों ही क्या होते हैं भाई, एक एक कोशिकाएं होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि ये जो बूजो जो है इसके द्वारा क्या है, ये क्या करता है, इसको पता है कि विभिन्न वस्तुएं जो है, विभिन्न जो चीज़ें हैं, जंतु है, उनमें विभिन्न जो जितने भी जंतु हैं उनमें अंडे का साइज़ क्या है भाई, अलग अलग होता है, ये बूजो जानता है, ठीक है। अंडाणु अति सूक्ष्म हो सकते हैं जैसे कि मनुष्य में, अथवा बहुत बड़े भी होते हैं ना, मतलब अंडाणु जो है वो अति सूक्ष्म भी हो सकते हैं या बहुत बड़े भी हो सकते हैं। बहुत बड़े जैसे मुर्गी के अंडे होते हैं, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है, ठीक है, और छोटे जैसे मनुष्यों में होते हैं, ठीक है, जिनको अपन सामान्यतः बाहर नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी है, ये जानता है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो, अगला टॉपिक अपना जो आता है वो है निषेचन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। निषेचन किस प्रकार से होता है, परीक्षा की दृष्टि से ये टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये आपका, मैं कहूँगा कि जो संभावित प्रश्नों में से आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है। जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। शुक्राणु और अंडाणु का जब संलयन होगा तभी से जो है जनन का प्रक्रम जो है वो शुरुआत यहाँ से हो जाती है, ठीक है ना। मानव में शुरुआत कहाँ से होती है भाई, संलयन। जब इनका संलयन होगा तो निषेचन हो जाता है जिससे युग्मनज बनता है, ठीक है ना। अंडाणु और शुक्राणु के मिलने पर जाइगोट जो है युग्मनज है जो बन जाता है और वो एक नए जीवन की क्या करता है, शुरुआत कर देता है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु इनमें से जो है एक शुक्राणु जो है अंडाणु के साथ क्या हो जाते हैं, संलयन हो जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि शुक्राणुओं की संख्या जो है वो लाखों में होती है, ठीक है ना, लाखों में इनकी संख्या होती है, लेकिन उन लाखों में से कोई एक शुक्राणु है वो अंडाणु के साथ संलयित होता है, ठीक है ना। एक अंडाणु के साथ क्या होता है, एक ही शुक्राणु जो है उसके साथ संलयित होता है, जुड़ता है, फ्यूजन करता है, उससे हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु का ये संलयन जो है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संलयन होने की जो क्रिया है इसको अपन निषेचन कहा जाता है। निषेचन क्या होता है, निषेचन होता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अंडाणु और शुक्राणु दोनों आपस में मिल गए, संलयन हो गया, इसे निषेचन कहा जाता है। और प्रश्न यहाँ पे ये बनता है कि मनुष्य में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। मनुष्य में निषेचन की जो प्रक्रिया है वो फेलोपियन ट्यूब में होती है। कहाँ पर होती है भाई, फेलोपियन ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब के अंदर होती है, तो ये आप याद रखें, ठीक है ना। फेलोपियन ट्यूब या नली कुछ भी लिख सकते हैं आप। फेलोपियन ट्यूब के अंदर निषेचन की प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। और फेलोपियन ट्यूब में भी कहाँ पूछे तो ये आप एम्प्यूला भाग यहाँ पे कर सकते हो, एम्प्यूला। फेलोपियन नलिका के एम्प्यूला भाग में क्या होता है भाई, निषेचन की प्रक्रिया जो है वो संपन्न होती है, ये अलग से आप याद रखें। उसके बाद अपन देखें, हाँ, निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु क्या करते हैं, देखो निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। इस चीज़ को याद रखना आप, एक हो जाते हैं, दोनों क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, और निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण करते हैं। और यही युग्मनज आगे नए जीव का विकास करते हैं, ठीक है, विकास करता है युग्मनज। युग्मनज को इंग्लिश में अपन क्या कह सकते हैं, जाइगोट, ठीक है ना।
ZYGOT, जाइगोट कहा जाता है। ठीक है, तो ये जाइगोट का निर्माण कर लेते हैं। जाइगोट को अगर आप देखना चाहें तो 6.6 आपका चित्र जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा आपका जाइगोट। ये क्या है भाई, आपका जाइगोट है, जिसमें देखो ये आपका मेल गेमेट और फीमेल गेमेट यानी शुक्राणु और अंडाणु है, जो दोनों जो है वो संलयित हो चुके हैं, और संलयित यहाँ पे केंद्रक जो है इनका एक केंद्रक बन जाता है। ठीक है, तो ये युग्मनज है। इससे पहले निषेचन की अगर प्रक्रिया आप देखें तो देखो ये निषेचन है, इसमें देखो ये अंडाणु है, ये अंडाणु में क्या देखो तीन शुक्राणु यहाँ से आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर प्रवेश कौन करता है, केवल और केवल एक अंडाणु इसमें प्रवेश करता है, और यहाँ पे ये संलयित होता है, और इसे क्या कहा जाता है भाई, निषेचन कहा जाता है। तो ये निषेचन की जो प्रक्रिया है आप सभी समझ चुके होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। अब हम जानेंगे कि निषेचन कितने प्रकार का होता है। ठीक है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन, 2 प्रकार का निषेचन होता है, तो इससे संबंधित अपन बात कर लेते हैं। निषेचन के प्रक्रम में स्त्री यानी कि माँ के अंडाणु और नर यानी पिता के शुक्राणु, इनका संयोजन होता है, जैसा कि अभी हमने देखा है। अतः नई संतति में कुछ लक्षण तो अपनी माता से आएंगे और कुछ लक्षण अपने पिता से वंशानुगत होते हैं। यानी जो संतान उत्पन्न होती है उसमें कुछ लक्षण अपनी माता के होते हैं और कुछ लक्षण अपने पिता के दिखाई देते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं और अपने आसपास अपन देखते भी होंगे। ठीक है, हाँ। अब देखो, निषेचन वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है, वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ शरीर के अंदर होगा, उसे ही तो आंतरिक निषेचन कहेंगे ना भाई, उसे आंतरिक निषेचन कहा जाता है। ये किस किस में पाया जाता है, ये देखो मनुष्य में होता है, गाय, कुत्ते तथा मुर्गी इत्यादि में क्या होता है, ये आपका आंतरिक निषेचन पाया जाता है। इत्यादि अनेक जंतुओं में आंतरिक निषेचन पाया जाता है, तो ये चीज़ आप याद रखें। इसके अलावा टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में आपने सुना होगा, टेस्ट ट्यूब बेबी, तो टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में अपन थोड़ी जानकारी लेते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, देखो कुछ महिलाएं ऐसी होती है जिनमें क्या कहते हैं, प्राकृतिक रूप से जो है बच्चा उत्पन्न करने की क्षमताएं नहीं होती है ना, या फिर लो स्पर्म काउंट्स होते हैं किसी व्यक्ति में, या शुक्राणुओं की क्रियाशीलता कम होती है किसी मेल में अगर देखा जाए। ठीक है ना, या किसी महिला में अंडोत्सर्ग ही नहीं होता है। ठीक है, या फिर किसी महिला का जो गर्भाशय होता है वो कमज़ोर होता है। ठीक है ना, इस प्रकार के कई कारण होते हैं जो जिनके लिए जो है टेस्ट ट्यूब बेबी को अपनाया जाता है। तो ये क्या होता है इसके बारे में अपन जान लेते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखिएगा, ये टेस्ट ट्यूब बेबी, देखो क्या आपने परख नली शिशु यानी टेस्ट ट्यूब बेबी के विषय में सुना है, क्या सुना है क्या? बिल्कुल निश्चित रूप से आप सभी ने सुना होगा, लेकिन अपने एग्ज़ाम की दृष्टि से आप देखें तो अपन इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट अपने हो जाती है ना। कुछ स्त्रियों में अंडवाहिनी जो है वो अवरुद्ध हो जाती है, यानी अंडोत्सर्ग की क्रिया नहीं होगी, है ना। जो मेन्स्ट्रुअल साइकिल होता है, यानी मंथली जो अंडाणुओं का निर्मोचन होता है ना, एक बार इस तरफ वाले जो है अंडवाहिनी से होता है, एक बार एक महीने दूसरे वाली अंडवाहिनी से जो अंडों का निर्मोचन होता है, किसी कारण से वो अगर अवरुद्ध हो जाते हैं, वो प्रक्रिया जो है वो अवरुद्ध हो जाती है, तब ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में क्या होती है भाई, असमर्थ होती है, यानी शिशु उत्पन्न नहीं कर पाती है। क्यों, है ना, क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु जो मार्ग है, शुक्राणु का मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, शुक्राणु है वो अंडाणु तक नहीं पहुंच पाता है, और जब शुक्राणु अंडाणु तक नहीं पहुंच पाएगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा भाई, निषेचन नहीं होगा, और निषेचन नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर क्या कहते हैं, ताज़ा अंडाणु ले लेते हैं और ताज़ा शुक्राणु, इन दोनों को क्या करेंगे भाई, एकत्रित करेंगे, एकत्र करके उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं। ठीक है ना, स्त्री का अंडाणु ले लिया और पुरुष का शुक्राणु लेकर के उचित माध्यम में लेकर के उनको कुछ घंटों तक यहाँ पे एक साथ रखेंगे, जहाँ पर क्या होगा, उनका बाहर क्या हो जाएगा भाई, निषेचन हो जाएगा, जिससे IVF अथवा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, देखो आई का इन विट्रो एप यानी फर्टिलाइजेशन यानी इन विट्रो निषेचन, यानी इन विट्रो निषेचन क्या होता है,
शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन करवाना, ये आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, ये हो सके, है ना। दोनों को बाहर ही, दोनों गैमेट्स ले लिए, दोनों युग्मक ले लिए और बाहर ही इनका निषेचन करवाया जाता है ना। तो ये एक्चुअली में क्या होता है, अगर निषेचन हो जाता है, ठीक है, उन दोनों में बाहर जो है शरीर के बाहर निषेचन करवाया जा रहा है, तो निषेचन अगर हो जाता है तो जो युग्मनज बनेगा ना, जो जाइगोट बनता है, उस जाइगोट को लगभग 1 सप्ताह तक तो विकसित किया जाता है, वहीं बाहर विकसित किया जाता है 1 सप्ताह तक। और जब 1 सप्ताह के बाद वो विकसित हो जाता है तो उसके बाद क्या करते हैं, माता के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। जो माँ होती है, जो फीमेल होती है, उसके गर्भाशय में उसको स्थापित कर दिया जाता है। माता के गर्भाशय में पूर्ण विकसित होता है। माता के गर्भाशय में पूर्ण विकसित क्या होता है, वही युग्मनज जो बाहर आपको निषेचन करवाया था और माता के गर्भाशय में डाला है, वो गर्भाशय में ही पूर्ण विकसित होता है। तथा शिशु का जन्म कैसा होगा भाई, सामान्य तरीके से शिशु का जन्म हो जाएगा भाई। किसी भी महिला के जो गर्भाशय में है वो पूर्ण विकसित रूप से, जैसे नॉर्मली महिला के जो बच्चा जो होता है उसी प्रकार से उस बच्चे का विकास सामान्य तरीके से होता है और उस बच्चे का जन्म भी सामान्य शिशु की तरह ही होता है। तो इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को परकनली शिशु कहा जाता है। इस चीज़ को अंडरलाइन करना कि यह एक मिथ्या 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 नाम है। परकनली शिशु एक मिथ्या नाम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो शिशु का विकास है वो परक नली में नहीं होता है प्यारे साथियों, परक नली में नहीं होता है, क्योंकि शिशु का विकास तो परक नली में होता ही नहीं है। शिशु का विकास तो कहाँ होता है, माता के गर्भाशय में होता है प्यारे साथियों। तो ये एक बात जो है वो मिथ्या है। तो इसका सवाल भी आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो इसको इम्पोर्टेंट करना। अभी जब मैं प्रीवियस ईयर के सवाल करवाऊंगा तब आपको ये मिथ्या जो चीज़ है वो बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया है। अलग से एक दो चीज़ें जो है मैं आपको और बता देता हूँ। देखो, टेस्ट ट्यूब बेबी की जब बात आती है तो टेस्ट ट्यूब बेबी में दुनिया की जो सबसे पहली टेस्ट ट्यूब बेबी है, दुनिया की सबसे पहली जो टेस्ट ट्यूब बेबी है वो कौन सी है, उसका नाम आप बताएं। ठीक है ना। दुनिया की प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम है आपका, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, यहाँ पर दुनिया की फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जो है उसका नाम है लुइस ब्राउन। क्या है? दुनिया की पहली जो टेस्ट ट्यूब बेबी थी ना, उसका नाम है लुइस ब्राउन है। लुइस ब्राउन जो है एक महिला है प्यारे साथियों, जिसने जो है नॉर्मल जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा उत्पन्न हुई प्रथम महिला है, या प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी के रूप में जैसे जानते हैं। ये तो हो गई विश्व की। अब अपन अपने भारत की बात करें तो भारत में कनुप्रिया अग्रवाल जो है, कनुप्रिया अग्रवाल ये प्रथम भारतीय टेस्ट ट्यूब बेबी है, कनुप्रिया अग्रवाल। ठीक है, तो इसको आप पॉइंट को याद रखें, अग्रवाल। तो भारत की प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम पूछे तो कनुप्रिया अग्रवाल है, और विश्व की प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी पूछे तो लुइस ब्राउन है। तो ये चीज़ भी आप याद रखें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो क्या कहते हैं इसका, बाह्य निषेचन किस प्रकार से होता है। ये तो आंतरिक निषेचन हुआ। अब बाह्य निषेचन कैसे होता है, क्या है, देखो इसको समझते हैं कि वसंत अथवा वर्षा ऋतु में मेंढक तथा टेडपोल जो है वो कहाँ चले जाते हैं, पोखर, तालाब और मंद गति से बहने वाले जो झरने होते हैं ना, वहाँ पर ये चले जाते हैं। क्यों जाते हैं वो अभी बात करते हैं। जब नर और मादा है ना एक साथ पानी में आते हैं तो मादा क्या करती है भाई, सैकड़ों अंडे दे देती है। मादा जो है वो सैकड़े अंडे देती है, और जैसे ही मादा अंडे देती है तो नर तो क्या रहता है भाई, तैयार रहता है। नर जो है वो तैयार रहते हैं, जो भी क्या कर देते हैं, अपने स्पर्म है वो छोड़ देते हैं तुरंत। तो वहाँ पे वो निषेचन हो जाता है बाहर, यानी शरीर के बाहर निषेचन होता है, तो उसे अपन बाह्य निषेचन कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब यहाँ पे अपन देखने वाले हैं। तो क्या कहा कि नर तथा मादा एक साथ पानी में आते हैं तथा मादा सैकड़ों अंडे देती है। मुर्गी के अंडे की तरह मेंढक के अंडे जो होते हैं वो कवच से ढके हुए नहीं होते हैं। जिस प्रकार से मुर्गी का जो अंडा है उस पर कवच लगा होता है, उस प्रकार से मेंढक के अंडों पर कोई कवच नहीं होता है। इन पे एक जेली जैसी संरचना होती है जो इन सारे अंडों को एक साथ लिए हुए घूमती रहती है इधर उधर। ठीक है, अपेक्षाकृत ये बहुत कोमल होते हैं, किसके, मुर्गी की अपेक्षा। जेली जैसी एक परत जो है अंडों को एक साथ रखती है तथा इनकी क्या करती है भाई, सुरक्षा भी करती रहती है। तो ये आप 6.7 का चित्र आप देख सकते हैं, जिसमें ये क्या है भाई, मेंढक के अंडे हैं
जो एक जेली जैसी संरचना में है और साथ के साथ इधर उधर पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। अब देखना, मादा जैसे ही अंडे देती है, नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में क्या करते हैं भाई, तैरते रहते हैं, इधर उधर तैरते रहते हैं। और इधर उधर तैरेंगे तो शुक्राणु जो है अंड कोशिका के संपर्क में आते हैं। अंडवाणु जो अंडाणु है वहाँ से उनके संपर्क में आकर के क्या कर लेंगे, निषेचन कर लेंगे भाई। अंडाणु और शुक्राणु मिलेंगे तो क्या होगा, अभी अपन ने देखा था, निषेचन हो जाता है। इस प्रकार का निषेचन, ये अंडरलाइन करना भाई, इस प्रकार का निषेचन जिसमें क्या होता है, इस प्रकार का निषेचन जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन जो है मादा के शरीर के बाहर होता है, मादा के शरीर के बाहर होता है, वो क्या कहलाएगा भाई, बाह्य निषेचन कहलाता है। और ये किस किस में होता है, मछलियों में होता है, स्टार फिशेस में होता है, और जलीय जो प्राणी होते हैं जैसे मेंढक वगैरह, इनमें पाया जाता है। ठीक है ना। मछली और मेंढक जो है वो बताइएगा। देखो ये कौन है आपको पता है क्या, पहली और बूझो, दो जो लड़के और लड़की जो होते हैं वो अब जिज्ञासु छात्र हैं। तो ये बूझो है, ये देखो इसकी क्या है, देखो क्या बता रहा है कि मछली और मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे क्यों देते हैं, जिज्ञासा है इसकी, जबकि मुर्गी एक समय में केवल एक ही अंडा देती है। तो ये भी इसकी जिज्ञासा है कि यार ये तो सैकड़ों अंडे देते हैं मछली और मेंढक, और जबकि मुर्गी जो है केवल एक ही अंडा देती है, ऐसा कैसे। तो इसका भी अभी, इसकी जिज्ञासा भी अभी शांत करते हैं। तो आइए देखिएगा, नेक्स्ट अपना है, इसमें देखो ये पहली इसको बताती है जो कि अपने लिए काम की चीज़ है। यद्यपि ये जंतु सैकड़ों अंडे देते हैं, बिल्कुल देते हैं, तथा लाखों शुक्राणु निर्मोचित करते हैं, सारे अंडों का निषेचन नहीं होता है और वह नया जीव नहीं बन पाते हैं। सारे के सारे अगर निषेचन होगा तो कहीं पर भी जो पानी इकट्ठा हो रखा है वहाँ पर सारे के सारे ऐसे जीव हो जाएंगे, जीव उत्पन्न हो जाएंगे, है ना। तो ये सभी जीवों में निषेचन नहीं हो पाता है, क्योंकि कुछ अंडों को जो है कुछ बड़े प्राणी जो है उनको भोजन के रूप में खा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी देखना कि इसका कारण क्या है। कारण है कि अंडे एवं शुक्राणु निरंतर जल की गति, वायु और वर्षा से क्या रहते हैं, प्रभावित होते रहते हैं। तालाब में दूसरे ऐसे जंतु भी होते हैं जो इन अंडों का क्या करते हैं, भोजन के रूप में उपयोग में ले लेते हैं। अतः अंड कोशिकाओं एवं शुक्राणुओं की बड़ी संख्या में उत्पन्न होना, है ना, इनका बड़ी संख्या में उत्पन्न होना आवश्यक है ताकि उनमें से कुछ निषेचन सुनिश्चित किया जा सके। जब ये बड़ी संख्या में निर्मोचित होंगे, बड़ी संख्या में शुक्राणु और बड़ी संख्या में अंडाणु होंगे, तो उनमें से अगर क्षतिग्रस्त होने के बाद भी कुछ जो है बच जाएंगे, यानी बहुत सारों में से जो कोई अन्य प्राणी उसको भोजन के रूप में ले लेंगे या दूसरे किसी भी तरीके से नष्ट हो जाते हैं, तो उनमें से कुछ ना कुछ तो बचेंगे, और कुछ जो बचते हैं उनमें निषेचन सुनिश्चित किया जा सके। तो वो चीज़ यहाँ पे बताई है कि कम से कम जो थोड़े जो बचे हैं वहाँ पे तो निषेचन हो सके। तो ये चीज़ यहाँ पर होती है। तो इसलिए अधिक अंडों और अधिक शुक्राणुओं का निर्मोचन होना आवश्यक हो जाता है। अब आइए, भ्रूण का परिवर्धन किस प्रकार से होता है ना। एक शिशु कैसे विकास करता है गर्भाशय में, उस चीज़ से संबंधित अपना जो है नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा। तो अब देखो इस टॉपिक को, इसको देखना आप, सबसे पहले इसको आप समझें। देखो इसमें क्या कहा है, देखो कि एकल कोशिका किस प्रकार का बड़ा जीव बन सकता है ना, पूरा एक प्राणी बन सकता है, एक एकल कोशिका जो है पूरा प्राणी बन सकता है। तो देखो भ्रूण का परिवर्धन किस प्रकार से होता है इसके बारे में समझते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, समझ रहे हैं आप, निषेचन हुआ उसके परिणाम स्वरूप युग्मनज बना है, जो कि अभी हमने पढ़ा था, जो कि विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित होता है। चित्र 6.8 को आप देखें, 6.8 ए आप देखें, चलिए देखते हैं 6.8 एक, ठीक है। और देखो युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है, ठीक है। तत्पश्चात कोशिकाएं समूहकृत होने लगती है तथा विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्तन हो जाता है। इस विकसित होती हुई संरचना को भ्रूण कहा जाता है। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता है। और चित्र 6.8 सी, ए बी और सी तीनों अभी देखते हैं, एक साथ देख लेते हैं। चलिए ये रहा आपका चित्र जो है 6.8 का ए। देखो सबसे पहले ए की तरफ अपन बात करते हैं। इधर देखो ये क्या है भाई, ये मादा प्रजनन
तंत्र जो है उसका चित्र है, आप सभी समझ चुके होंगे। यहाँ पर देखना, ये जो है सबसे पहले यहाँ पर आप समझे ये जो है अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया यहाँ पे हो रही है। अंडोत्सर्ग समझ रहे हो, ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन जैसे कहते हैं, है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो शुरू होता है उसके 14वें दिन, ठीक है ना, ठीक 14वें दिन या 14 से 16 दिन के मध्य, यानी 14वां दिन अपन कंसीडर करते हैं। उस दिन क्या होता है, महिला द्वारा अंडाशय से अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है, जिसके द्वारा अंडा जो है उसको स्रावित किया जाता है ना, ओव्यूल जो होता है उसको स्रावित किया जाता है महिला के द्वारा, ठीक है। ये आप समझ चुके होंगे और जानते भी होंगे, ठीक है ना। 14वें दिन अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ से अंडा जो है निर्मोचित होकर के, रिलीज होकर के फेलोपियन ट्यूब में आता है, ठीक है, इधर आगे आता है, एम्प्यूला भाग में आता है। जैसा कि आपने अभी हमने पढ़ा था, एम्प्यूला भाग में निषेचन होता है तो इसमें आ जाता है। और इस दौरान यानी 14वें दिन, इस दौरान जो है स्पर्म जो है वो आपका वेजाइना के थ्रू आपके स्पर्म जो है इसमें फेलोपियन ट्यूब में जैसे ऐसे गति करता हुआ अगर आ जाता है, फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है। और यहाँ पे अंड जो एग है, यानी क्या बोलते हैं इसको, जो अंडाणु है यहाँ पर पहले से मौजूद है, और यहाँ पर आकर के शुक्राणु अगर यहाँ से मिल जाता है, शुक्राणु जो है यहाँ पर जो है मिल जाता है, अंडाणु से शुक्राणु अगर इसका मिलन हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा था, अंडाणु और शुक्राणु जब मिलेंगे तो वहाँ पर इनका निषेचन हो जाएगा। और निषेचन की प्रक्रिया फेलोपियन ट्यूब के में होती है, उसके एम्पुला भाग में होती है। और उसके बाद ये किसका निर्माण होता है भाई, जाइगोट का निर्माण होता है, ठीक है ना, युग्मनज का निर्माण हो जाता है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो जाइगोट का निर्माण हुआ, इसके बाद क्या होता है, जाइगोट का जैसे निर्माण होता है तो जाइगोट का निर्माण होने के बाद इसके जाइगोट के निर्माण होने के बाद क्या होता है, ये जो बनी है ना संरचना, इस संरचना में धीरे धीरे जो है इसमें होता रहता है, विकास इसका होता रहता है, ठीक है ना। इसमें कोशिकाओं की जो संख्या है ये विभाजित होकर के अपनी संख्या को बढ़ाती है, कोशिकाएं विभाजित होकर के अपनी संख्या को बढ़ाती है, ठीक है ना। और जैसे जैसे ये बढ़ाती जाती है, 2 से 4 हुई, 4 से 16 हुई, 16 से फिर ऐसे ज़्यादा संख्या बढ़ाती जाती है। तो ये जो प्रोसेस होती है इसमें इसको क्या कहते हैं, जैसे जाइगोट से लेकर के आपके देखो ये 4 कोशिका बन रही है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 कोशिका यहाँ पे बन रही है। तो 4 कोशिका जो अवस्था होती है ना, पहले यहाँ पे 2 कोशिका अवस्था है, 4 कोशिका है, फिर ये देखो ये 8 कोशिका अवस्था, 8 सेल अवस्था है ना। तो ये चीज़ें, उसके बाद ये यहाँ पे 16 कोशिकाएँ ये हो जाती है यहाँ पर। तो ये जो 4 कोशिका तक की जो प्रक्रिया है ना, यहाँ से जाइगोट से लेकर के 4 कोशिका तक की प्रक्रिया होती है, इसको अपन क्या कह सकते हैं, 4 या 8 कोशिका तक की जो है इसको अपन क्या कह सकते हैं, इसको क्लीवेज कहा जाता है प्यारे साथियों, क्लीवेज जो है इसको कहा जाता है। तो आप इसको याद रख सकते हैं, क्लीवेज इस प्रक्रिया को कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है ये आपका 16 स्टेज वाली यानी 16 सेल वाली जो स्टेज आती है, इस स्टेज को आपको क्या कहा जाता है, यहाँ पर इसको मोरूला अवस्था कहा जाता है, मोरूला अवस्था, क्योंकि यहाँ पर जो है ये जो है गुच्छे के रूप में, अंगूरों का जो गुच्छा होता है उस प्रकार से ये गुच्छे के रूप में यहाँ पे इकट्ठा हो जाती है, ठीक है ना, मोरूला के रूप में। तो इसको मोरूला अवस्था कहा जाता है, जो 16 कोशिकीय अवस्था होती है। फिर यहाँ से फिर ये गर्भाशय में रोपित हो जाता है। यहाँ पर देखो ये जो इसकी ब्लास्टुला अवस्था कहते हैं, मोरूला अवस्था के बाद जो इस अवस्था है, इस अवस्था में इसको ब्लास्टुला अवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लास्टुला अवस्था के बाद ये जो भ्रूण है ये गर्भाशय में यहाँ पर आपके रोपित हो जाता है, यानी कि सिंपल भाषा में कहें तो यहाँ पर आकर के ये जो एक शिशु है ये गर्भाशय में आपका यहाँ पे रोपित हो जाता है, ठीक है ना। और ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये गर्भाशय कहलाता है, आप सभी ने पहले भी देखा है और भी आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर भ्रूण का जो है परिवर्तन होता है, रोपण होता है। अब इसके बाद कैसे विकास होता है वो चीज़ भी आगे अपन पढ़ते हैं, ठीक है ना। विकास किस प्रकार से होगा ये चीज़ देखते हैं, कौन कौन से अंग बनेंगे, क्या क्या चीज़ें बनती है। तो इसका देखो ये जो अवस्था है ये भी आप देख सकते हैं, है ना। इस प्रकार की अवस्थाएं कोशिकाओं में विभाजन होकर के ये आपकी 16 अवस्था मोरूला ब्लास्टुला अवस्था, ये मोरूला अवस्था बन जाती है, ठीक है ना। अब देखो ये सी वाला क्या है, इसमें भ्रूण का गर्भाशय में रोपण हुआ है। तो यहाँ पर ये गर्भाशय है और इसमें ये भ्रूण है, इसका रोपण हो चुका है। ये आपकी गर्भाशय की भित्ति है, ठीक है ना, गर्भाशय की भित्ति हो जाती है। और यहाँ पर आप भ्रूण का विकास जो आप आराम से
यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ें होती है। और वैसे अगर देखा जाए तो गर्भाशय की जो भित्ति होती है ना, इसमें 3 परतें पाई जाती है गर्भाशय की, है ना। गर्भाशय की कितनी परतें होती है? 3 परतें होती है गर्भाशय में। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है पैरासत्यु पेरीमेट्रियम, है ना, पेरीमेट्रियम। एक होता है मायोमेट्रियम, मायो, ठीक है ना, मायोमेट्रियम। और एक होती है एंडोमेट्रियम, ठीक है ना, एंडोमेट्रियम। तो ये जो एंडोमेट्रियम है ना, एंडोमेट्रियम, ये एंडोमेट्रियम जो है ये प्लेसेंटा का निर्माण करती है। प्लेसेंटा आप समझते हैं? प्लेसेंटा जो HCG हार्मोन रिलीज करता है, और प्लेसेंटा के द्वारा ही जो गर्भस्थ शिशु होता है, जो गर्भ में शिशु रहता है, उसको पोषण प्रदान होता है। माँ के द्वारा पोषण प्लेसेंटा के माध्यम से ही प्राप्त होता है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखें, ठीक है। अब देखो, जो पेरीमेट्रियम झिल्ली होती है ना, जो परत होती है, वो आपकी स्थायी होती है, बाकी ये दोनों अस्थायी होती है। तो ये आप चीज़ भी ध्यान में रखें। अब देखना, अब अपन बात कर लेते हैं कि कौन कौन से अंग इसके बन जाते हैं, कब तक बन जाते हैं, ठीक है। तो गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है, जैसा कि आपने अभी देखा था। जो विदलन होता रहता है, जो कोशिकाओं में विभाजन होता रहता है, उसके द्वारा इसका विकास होता है निरंतर। धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग, जैसे कि अंडरलाइन करना, हाथ पैर सिर आंखें, जैसा कि हाथ पैर सिर आंखें कान, ये सारी चीज़ें बनेंगी। देखना, हाथ पैर, ठीक है ना, हाथ पैर सिर आंखें कान इत्यादि विकसित हो जाते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक अंगों की पहचान की जा सके, यानी भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी जो शारीरिक जो अंग है उनकी अपन पहचान कर सकते हैं, है ना, वह अवस्था क्या होगी? उसे क्या कहते हैं भाई? उसे गर्भ कहते हैं। वह गर्भ कहलाता है। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ नवजात शिशु को क्या दे देती है भाई? जन्म दे देती है। तो ये चीज़ भी आप याद रखें, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखेंगे कि ये जो गर्भस्थ शिशु है, इसको माँ है उसके द्वारा क्या दे दिया जाता है भाई? जन्म दे दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भ्रूण आया है, तो अब मैं एक अलग से पॉइंट में बता देता हूँ कि भ्रूण को इंग्लिश में एम्ब्रियो कहा जाता है। और जो भौर्णिकी जो होता है, यानी एम्ब्रियोलॉजी है, एम्ब्रियोलॉजी जो है उसका जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को एम्ब्रियोलॉजी का जनक कहा जाता है। तो ये आपसे विज्ञान की शाखा के रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है कि भौर्णिकी का जनक यानी एम्ब्रियोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु, इसका आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब इसका सबसे पहले आप चित्र देखें। चित्र जो है ये देखें, गर्भस्थ शिशु है, इसका चित्र आप आराम से देख सकते हैं। ये गर्भ में पल रहा जो शिशु है, इसके सारे अंग जो है, इन अंगों के बारे में आप विशेष रूप से ध्यान रखें। हाथ पैर सिर आंखें कान, ये सारी चीज़ें विकसित हो जाती है। और जब किसी गर्भस्थ शिशु में ये सारे अंगों का निर्माण हो जाता है ना, तब इसे क्या कहा जाता है? गर्भ कह दिया जाता है, पैरासत्यु। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखें, ठीक है। तो अब देखो, हाँ, आगे अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं। गर्भाशय में भ्रूण अभी आपने देखा है कि मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है, परंतु क्या मनुष्य और गाय की तरह मुर्गी भी बच्चों को जन्म देती है? अब देखो, जरायुज और अंडज की बात करते हैं, उसकी प्रस्तावना यहाँ पे बन रही है। आप जानते होंगे कि मुर्गी जो है बच्चों को जन्म नहीं देती है, आप सभी जानते हैं, वो अंडे ही देती है, ठीक है। तो यहाँ से अपन पढ़ते हैं, निषेचन के फौरन बाद ही युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है, जैसा कि अभी हमने बात की थी, देखा था, और अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता है। यहाँ पर मुर्गी की बात हो रही है। अंडवाहिनी में कहाँ बढ़ता रहता है भाई? नीचे की ओर बढ़ता रहता है। इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित परत जो है चढ़ती जाती है, यानी अंडे का जो बाहर का कठोर आवरण है वो बनता जाता है। मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला कठोर कवच भी ऐसी ही सुरक्षित परत होती है, ठीक है ना, सुरक्षित जो है वो परत होती है। तो ये चीज़ आपके मुर्गी के अंडे से संबंधित बात यहाँ पे होगी। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का निर्मोचन करती है। जैसे ही कठोर कवच बन जाता है अंडे के चारों ओर, उसके बाद मुर्गी क्या करती है भाई? अंडे का निर्मोचन करती है, यानी अंडे को रिलीज करती है, स्रावित करती है। मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग कितना टाइम लगता है? तो इसमें 3 सप्ताह का समय जो है यहाँ पे लग जाता है। 3 सप्ताह का समय लगेगा। उसके बाद जो है मुर्गी
से, मुर्गी का जो अंडा होता है उससे चूजे का निर्माण होता है। आपने मुर्गी को उष्मायन यानी अंडों को सेकते हुए देखा होगा ना, अंडों को उष्मायन के लिए अंडों पर बैठे देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि अंडे के अंदर चूजे का विकास इस अवधि में ही होता है? बिल्कुल होता है, जब वो उसका उष्मायन करेगी तभी चूजे का निर्माण वहाँ पे अंदर होता रहता है। चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच के प्रस्फुटन के बाद चूजा अंडे से बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार से चूजे का जो है निर्माण होता है। तो अब आगे देखेंगे कि बाह्य निषेचन वाले जंतुओं में भी भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर ही होता है। यानी जिन जंतुओं में निषेचन बाहर होता है शरीर के, यानी बाह्य निषेचन जिनमें होता है, बाह्य निषेचन वाले जंतुओं में भ्रूण का विकास कहाँ होता है? मादा के शरीर के बाहर ही होता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप याद रखें। भ्रूण जो है वो अंडावरण के अंदर विकसित होता रहता है। भ्रूण का विकसित होता है, अंडे का जो आवरण होता है उसके अंदर विकसित होता रहता है। भ्रूण का विकास पूर्ण होने पर अंडजोत्पत्ति यानी अंडज की उत्पत्ति होती है ना। और आपने तालाब और झरने में मेंढक के अनेक जो टेडपोल है उनको तैरते हुए भी आपने देखे होंगे। तो ये चीज़ें अपन देखते हैं। अब देखो, जरायुज और अंडायुज जंतु कौन कौन से होते हैं, ये चीज़ें समझते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, तो ध्यान से पढ़ें इसको। तो यहाँ पर देखें कि हमने जाना है कि कुछ जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं, जबकि कुछ जंतु क्या है, अंडे देते हैं जो बाद में शिशु में विकसित हो जाते हैं। जैसे कि अभी चूजा, मुर्गी के अंडे से चूजा निकला था। तो वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं, सीधे किसको जन्म देते हैं? शिशु को जन्म देते हैं, उन्हें जरायुज जंतु कहा जाता है। ठीक है, और वे जंतु जो अंडे देते हैं उन्हें अंड प्रजनक या अंड परजक जंतु कहते हैं, या अंड परजक जंतु कहलाते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ें यहाँ पे रहेगी। जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं वो जरायुज है, और अंडे देते हैं वो अंड परजक है, जैसे कि नाम से प्रतीत यहाँ पे होता है। अब कुछ जंतुओं के अंडों का अवलोकन करना सरल है, क्योंकि उनकी माँ शरीर के बाहर अंडे देती है ना। जैसे मुर्गी के अंडे हैं, आप देख सकते हैं है ना, क्योंकि उनकी माँ जो है शरीर के बाहर अंडे देती है। परंतु आप गाय, कुत्ता, बिल्ली, इनके अंडे एकत्रित नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये अंडे अंदर ही होते हैं। ये इसलिए क्योंकि अंडे नहीं होते हैं, और वो जो निषेचन होने के बाद ये सीधे ही बच्चे को जन्म देते हैं ये लोग। ठीक है ना, ये जो गाय, ये प्राणी, गाय, कुत्ता, बिल्ली, ये है ना, इसलिए क्योंकि ये अंडे नहीं देते हैं, इनमें माँ पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देती है। पूर्ण विकसित शिशु ही इनके द्वारा जन्म होता है। ये जरायुज जंतुओं के उदाहरण हैं। जरायुज जंतुओं के उदाहरण हैं गाय, कुत्ता, बिल्ली। ठीक है ना। तो अब देखते हैं, अब क्या आप जरायुज एवं अंड प्रजनक जंतुओं के कुछ अन्य उदाहरण दे सकते हैं? तो आप कमेंट इसमें कर सकते हैं। ठीक है ना, कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे मुझे इसका आंसर। अब देखो, शिशु जो है वो वयस्क कैसे बनता है, कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है उसमें, इसके बारे में अपन जानते हैं। नवजात जन्मे प्राणी अथवा अंडे में प्रस्फुटन से निकले प्राणी तब तक वृद्धि करते रहते हैं जब तक क्या होता है भाई, जब तक कि वे वयस्क नहीं होते हैं। जब तक कि वे वयस्क नहीं हो जाते हैं ना, तब तक क्या करते रहेंगे, वृद्धि करते रहेंगे। प्यारे साथियों, अभी इस वीडियो में बने रहें। लास्ट में मैं प्रीवियस ईयर के सवाल और संभावित प्रश्नों को लेकर के इसमें आने वाला हूँ। लास्ट में अपन सारे के सारे प्रश्न जो है वो ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, कुछ जंतुओं में नवजात जंतु वयस्क जो होता है उससे बिल्कुल अलग दिखाई पड़ते हैं। मेंढक के जीवन चक्र को यहाँ पे 6.10 में दर्शाया गया है। मेंढक में अंडे से प्रारंभ, मेंढक जो है ना उसमें अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाएं हैं। वो जो होती है जिनमें क्या होता है भाई, वो सबसे पहले वो अंडा देता है, फिर टेडपोल लार्वा बनता है, फिर लार्वे से वयस्क में परिवर्तित होता है मेंढक। तो यहाँ पर एक सवाल आप ये भी, चूँकि हमने ग्रंथियों के बारे में पढ़ रखा है, तो उस हार्मोन का नाम बताएं या उस ग्रंथि का नाम बताएं जो मेंढक का जो लार्वा होता है टेडपोल, वो कायांतरण के द्वारा है ना वयस्क में परिवर्तित होता है। तो उसके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो इस चीज़ का आप कमेंट करके बताएं।
ठीक है ना। तो ये चीज़ भी यहाँ पे साथ के साथ आप क्लियर करते जाएं। तो ये आपका कौन सा हार्मोन होता है? थायराइड हार्मोन होता है ना, थायराइड हार्मोन। तो नेक्स्ट है कि जो टेडपोल है, यहाँ पर अपन देखें, टेडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, जो छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टेडपोल का वयस्क में चेंज होना क्या कहलाता है भाई? वयस्क में चेंज होना क्या कहलाता है ना। देखो, कायांतरण कहलाता है। कायांतरण की प्रक्रिया के द्वारा वो वयस्क में चेंज होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम शरीर के किस प्रकार हमारे शरीर में परिवर्तन होते हैं, क्या आप सोच सकते हैं कि हमारा शरीर भी कायांतरण द्वारा ही क्या होता है? परिवर्तित होता है। ठीक है, मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क समान शारीरिक अंग यहाँ पे मौजूद होते हैं। वयस्क मनुष्य में जो है सारे के सारे जो अंग है मनुष्य जैसे ही होते हैं, जैसा वयस्क मनुष्य होता है उसके समान ही सारे अंग होते हैं, जो धीरे धीरे बाद में विकसित हो जाते हैं। तो ये थी आपके लैंगिक जनन से संबंधित संपूर्ण जानकारी, जिसमें हमने लैंगिक जनन, मनुष्य, नर मादा जनन तंत्र वगैरह बारे, इन चीज़ों के बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त की है। इसके बाद अपन अलैंगिक जनन से संबंधित चर्चा करेंगे, जिसमें हम जानते हैं कि अब तक हमने जो जनन प्रक्रम का अध्ययन उन जंतुओं में पढ़ा है जिनसे हम परिचित हैं, परंतु अत्यंत छोटे जंतु जैसे कि हाइड्रा एवं सूक्ष्मदर्शी जंतु जैसे कि अमीबा, इनमें क्या होता है, जनन किस प्रकार का होता है, इसके बारे में आप प्रजनन के ढंग के विषय में जानते हैं क्या? जानते हैं क्या? नहीं जानते? तो आइए इसका पता लगाते हैं। चलिए, हाइड्रा में कैसे होता है, ठीक है ना, और आपके अमीबा में किस प्रकार से जनन होता है, तो उन चीज़ों के बारे में अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो, ये आप टेडपोल जो है इसकी भी आप देख सकते हैं, जो मेंढक है इसमें देखो, ये आरंभिक जो है ये अंडे यहाँ पे दिए मेंढक ने, ठीक है ना। शुरुआत में क्या दिए भाई? अंडे दिए, और इन अंडों से फिर ये टेडपोल बना। टेडपोल से फिर ये बाद में जो यहाँ पे जो आरंभिक टेडपोल था पहले, फिर ये बाद में ये टेडपोल बना। उसके बाद इस टेडपोल से होता हुआ वयस्क मेंढक यहाँ पे बन गया है। तो यहाँ पे ये दर्शाना चाहा है कि शुरुआत में जो होते हैं इनके जो लक्षण हैं, उनके जो अंग हैं, वो वयस्क जो प्राणी है, वयस्क प्राणी है, उससे भिन्न होते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। तो आइए अब जो अलैंगिक जनन है वो हाइड्रा में किस प्रकार से होता है और अमीबा में कैसा होता है, ये चीज़ समझते हैं। हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा क्या होता है भाई? मुकुलन विधि के द्वारा है अलैंगिक जनन होता है। तो इस चीज़ को आप याद रखें, निश्चित रूप से सवाल आपको देखने को मिल सकता है। तो इसका ये देखते हैं, ये देखो, हाइड्रा में कुछ प्रवर्ध निकले हुए होते हैं ना, इनको मुकुल कहा जाता है। हाइड्रा में क्या है, आवर्धक लेंस और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इस स्लाइड का अध्ययन करेंगे ना, तो अपन ये देखते हैं कि जनक के शरीर से कुछ उभरी हुई संरचनाएं दिखाई देती है। इन उभरी हुई संरचना की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना, 1 2 3 4 जो भी है, और इन प्रत्येक संरचना से एक नया जीव विकसित यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं। ये उभार विकसित होते हुए नए जीव हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? मुकुल कहा जाता है। मुकुल कहा जाता है। याद कीजिएगा कि यीस्ट में भी मुकुल दिखाई देते हैं। हाइड्रा में भी एकल जनक से निकलने वाले जो उद्धर्ध है ना, उद्धर्ध से नए जीव का विकास होता है। ठीक है ना, जो एक एक प्रवर्ध जो निकले होते हैं ना, यहाँ से एक नया जीव बनता है। इस प्रकार के जनन को, जिसमें केवल एक ही जनक होता है, इसमें नर और मादा दोनों नहीं चाहिए, केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है, जो एक जनक नए जीव को जन्म दे सकता है। नए जीव को जन्म देने की जिसमें क्षमता होती है और वह एक ही जनक होता है, उसे अलैंगिक जनन कहा जाता है। अलैंगिक जनन इसे कहा जाता है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहा जाता है। ये चीज़ याद रखना। अलैंगिक जनन की अन्य विधि अमीबा में दिखाई देती है। आइए अमीबा में किस प्रकार से ये होता है। देखो, ये अमीबा का डायग्राम आप देख सकते हैं। पहले ये एक अमीबा था, इसमें जो केंद्रक है इसका विभाजन हुआ, 2 केंद्रक बने, फिर इन दोनों जो केंद्रक है आपस में ये अलग होकर के, है ना, बिल्कुल अलग अलग हो गए, और यहाँ पर दोनों से अलग अलग 2 नए जीव जो है संतति की जो है प्राप्ति यहाँ पे हो गई है। यानी कि दोनों जो ये
विभाजित हुई कोशिकाएं केंद्रक हैं, इन दोनों से अलग अलग जीवों की जो है, नए जीवों की उत्पत्ति यहाँ पे हो गई है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, खंडन हो रहा है, दो चीज़ों का खंडन हो रहा है। अब दो चीज़ों का जब खंडन होता है और आगे चलकर वो नई संतति का निर्माण करती है तो विखंडन हो रहा है, लेकिन कितने, दो जीवों का, तो इसलिए द्विविखंडन इसको कहा जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, इसको अपन पढ़ लेते हैं, है ना। आप अमीबा की संरचना के विषय में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, संरचना आप इसकी पढ़ चुके हैं कि ये कैसे अपने आकार में परिवर्तन करता है, इसमें कैसे पादाब की जो संरचना निकली होती है जिससे ये भोजन वगैरह पकड़ता है, तो वो सारी चीज़ें आप जानते हैं। आपको स्मरण होगा कि अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव होता है, ये भी आपको याद है, ठीक है ना। इसमें केंद्रक, इसमें क्या होता है, देखो केंद्रक के दो भागों में विभाजन से जनन क्रिया आरंभ होती है, जैसा कि इन चित्रों में अभी हमने देखा। इसके बाद कोशिका भी दो भागों में बंट जाती है, जिसके प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है और परिणाम स्वरूप एक जनक से दो अमीबा बनते हैं। ये आपने अभी देखा है चित्र के माध्यम से भी। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को, जिसमें जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहलाता है। मुकुलन एवं द्विखंडन के अतिरिक्त कुछ अन्य विधियां भी है जिनके द्वारा एकल जीव संतति जीवों में क्या होता है भाई, निषेचन होता है। क्या होता है, इनके द्वारा जीवों का निर्माण होता है, इनके द्वारा जीवों का निर्माण होता है, तो ये चीज़ें भी होती है। इनके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन अपने जो है कक्षा 8 में जो है हाइड्रा और अमीबा, इन दोनों से अपना जो सवाल है वो बन सकता है, तो इसलिए इस सवाल को आप बिल्कुल निश्चित रूप से इसको याद रखें। अब देखो नेक्स्ट अपन ले लेते हैं डोली भेड़, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अभी तक नहीं आया है, जो कि इस बार आने के इसके चांसेस बन जाते हैं। डोली भेड़ क्लोन की जो कहानी है वो अपन समझते हैं इसमें, कि क्लोन जो है वो कैसे बनाता है ना, क्लोन के माध्यम से जो है किस प्रकार से क्लोन की प्रक्रिया की गई थी और वैज्ञानिक कौन थे, उन सारी चीज़ों के बारे में इसकी जानकारी ले लेते हैं। तो ये कक्षा 8 में दिया हुआ है, आप निश्चित रूप से यकीन मानिए यहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावनाएं अधिक होती है। तो ये देखो डोली की कहानी, क्लोन की डोली क्लोन कैसे बनी है देखते हैं। किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग, यानी किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्लोनिंग कहलाती है। यानी कि किसी भी जीव का, किसी भी प्राणी का, उसका एज इट इज यानी डुप्लीकेट बनाना, है ना। कोई भी प्राणी है उसका अगर डुप्लीकेट आप बनाते हो, डुप्लीकेट हूबहू उसी के जैसा आप बना देते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है। तो डोली किस प्रकार से बनी थी इसके बारे में अपन देखते हैं। देखो किसी जंतु की सफलतापूर्वक क्लोनिंग सर्वप्रथम किसने की थी, तो इस वैज्ञानिक का नाम आप याद रखें, इयान विल्मुट, ठीक है ना। इयान विल्मुट के द्वारा ये सफल क्लोनिंग जो है वो की गई थी, और इसके जो साथी थे वो सहयोगी भी इसके साथ शामिल थे। इयान विल्मुट और इनके सहयोगियों के द्वारा क्या किया गया था भाई, डोली जो है इसका क्लोन किया गया था। सफल क्लोन प्रक्रिया में इन्हें सफलता मिली थी, ठीक है ना। क्लोनिंग जो है सर्वप्रथम इयान विल्मट और उनके सहयोगियों ने किया था। तो इनके सहयोगियों ने जो प्रयोग किया था डोली भेड़ बनाने के लिए, तो इन्होंने दो अलग अलग भेड़ों को लिया था और उनकी अलग अलग जो है कोशिकाएं जो है उनकी अलग अलग कोशिकाएं ली थी। और ये कहाँ किया गया था प्रयोग, ये एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में, वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट था जिसका नाम था रोजलिन, ठीक है ना। एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में आपका इंस्टीट्यूट क्या है, रोजलिन इंस्टीट्यूट में ये जो क्लोनिंग है इसकी प्रक्रिया जो है वो की गई थी। इसके बाद अपन देखें तो उन्होंने क्या किया था, एक भेड़ का जो है क्लोन किया था, जिसका नाम क्या रखा था भाई, डोली रख दिया था, ठीक है ना। इस डोली को अपन 6.13 में अभी अपन देखेंगे। डोली का जन्म कब हुआ था, 5 जुलाई 1996। ये चीज़ डेट जो है आप याद रख सकते हैं, 5 जुलाई 1996 को डोली भेड़ का जो है जन्म होता है। और ये क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी था। पहला स्तनधारी कौन था भाई, डोली था। इसके बाद ना तो क्लोन हुआ है और इसके बाद इसको बैन ही लगा दिया गया था, किसी को क्लोनिंग प्रक्रिया की मान्यता जो है नहीं दी गई थी, क्योंकि इससे काफ़ी नुकसान देखने को मिले थे।
तो ये आपकी डोली भेड़ है, इसको आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी डोली भेड़, देखो डोली भेड़ ये वाली है, केवल ये जो इन दोनों भेड़ों से मिलकर के बनी है। ठीक है ना, इन दोनों भेड़ों के मिलने से बनी है। अब यहाँ पर समझने योग्य चीज़ क्या है, यहाँ पर यह है कि इस भेड़ का क्या लिया था और इस भेड़ का क्या लिया था, इन दोनों भेड़ों के कौन कौन से पार्ट लिए थे, उसके बाद ये डोली बनी थी। तो ये चीज़ समझने योग्य है और यही डोली से सवाल बनता है। देखो इयान बिलमुट और उसके साथियों ने क्या किया था, एक भेड़ का नाम है फिन डोरसेट, क्या नाम है, फिन डोरसेट भेड़, दूसरी भेड़ का नाम है स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव। ये दो भेड़ें अलग अलग है। अब इस भेड़ से तो क्या लिया था इन्होंने, स्तन ग्रंथि से कोशिका ली। ठीक है ना, और इसका क्या लिया था भाई, अंडाणु लिया था। ठीक है ना, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, ये इसका जो अंडाणु लिया था ना, इसका जो केंद्रक है, ये केंद्रक इसका बाहर निकाल देंगे तो ये केंद्रक विहीन हो गई, है ना, केंद्रक बाहर निकाला तो ये केंद्रक विहीन हो गया अंडाणु। इसकी जो स्तन ग्रंथि से जो लिया था जो अंडाणु, जो इसकी कोशिका ली थी, इसकी कोशिका ली थी, इसका जो केंद्रक था ना, इस केंद्रक को क्या किया भाई, ये जो केंद्रक विहीन थी ना, यहाँ पे लाके स्थापित कर दिया। तो और फिर ये जिस किसी जो इस भेड़ में है, इसमें यहाँ पे जो है गर्भाशय में स्थापित किया। फिर इसने जिस भेड़ को जन्म दिया, किसने, ब्लैक फेस ईव ने जिस भेड़ को जन्म दिया ना, तो वो उसके जो लक्षण थे ना, वो आपके डोरसेट भेड़ के समान थे। क्यों, क्योंकि इसका जो केंद्रक है ना, ये केंद्रक इसी का लिया था। तो इसने जो जन्म दिया था वो कौन सी भेड़ थी भाई, जो भेड़ जन्म दिया था इसने, वो भेड़ आपकी डोली भेड़ के रूप में आपको दी गई थी ना, डोली भेड़ के रूप में इसने जन्म लिया था। जो कि कब जन्म लिया इसने, 5 जुलाई 1996 को। अब देखना यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। डोली की क्लोनिंग करते समय फिन डोरसेट नामक मादा भेड़ की स्तन ग्रंथियों से एक कोशिका एकत्रित की गई, स्तन ग्रंथि से ले ली। ठीक है, उसी समय स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव से एक अंड कोशिका एकत्रित की गई। ये जो ब्लैक फेस वाली है ना, इसकी अंड कोशिका ले ली भाई। अंड कोशिका से केंद्रक को हटा दिया, अंड कोशिका थी ना, उससे केंद्रक को क्या किया, हटा दिया। तत्पश्चात फिन डोरसेट भेड़ की स्तन ग्रंथि से ली गई कोशिका का केंद्रक स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव की केंद्रक विहीन यानी उसका केंद्रक हटा दिया था, उस कोशिका में ये डोरसेट वाला जो है केंद्रक उसमें स्थापित किया गया। इस प्रकार उत्पन्न कोशिकाओं को स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव में रोपित किया गया। अंड कोशिका का विकास एवं परिवर्धन सामान्य रूप से हुआ तथा अंततः डोली का जन्म हुआ। यद्यपि स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव ने क्या किया था भाई, डोली को जन्म दिया था भाई, इसी के शरीर में ही तो जो है इसको रोपित किया था, तो जन्म कौन देगी, ब्लैकफेस ईव देगी। परंतु डोली फिन डोरसेट के जैसी थी, फिन डोरसेट के समान ही समरूप थी, जिससे केंद्रक लिया गया था। क्योंकि आपने पढ़ा है कि केंद्रक जो है उसमें जो है सारे के सारे आनुवंशिक गुण जो है केंद्रक में ही होते हैं। ठीक है, केंद्रक उससे लिया गया था, इसलिए केंद्रक प्रभावी रहा। क्योंकि स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव के केंद्रक को अंड कोशिका से हटा दिया गया था, अतः डोली में स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव का कोई भी लक्षण परिलक्षित नहीं हुआ। डोली एक फिन डोरसेट भेड़ की स्वस्थ क्लोन थी। किसकी थी भाई, तो फिन डोरसेट की ये स्वस्थ क्लोन थी, जिसने प्राकृतिक लैंगिक जनन द्वारा, किसने, डोली ने प्राकृतिक लैंगिक जनन द्वारा अनेक संततियों को क्या दिया भाई, जन्म दिया। दुर्भाग्य से फेफड़ों के रोग के कारण, देखो डोली की मृत्यु हो रही है भाई, फेफड़ों का रोग हो गया था उसको, और उस रोग के कारण 14 फरवरी, जानते हैं 14 फरवरी, आप जानते होंगे, निश्चित रूप से जानते होंगे, 14 फरवरी 2003 को डोली की मृत्यु हो गई। 14 फरवरी जो है डोली जो है उसकी मृत्यु डेट है, ये भी आप याद रखेंगे। 14 फरवरी के जो दिन होते हैं जो डेज होते हैं, उनमें हाथ से आप डोली का मृत्यु दिवस भी आप याद रख सकते हैं, डोली की मृत्यु हो गई थी। अब यहाँ पे देखना, डोली के बाद स्तनधारियों के क्लोन बनाने की अनेक प्रयास किए गए, परंतु बहुत तो जन्म से पहले ही मर गए तथा कुछ की जन्म के बाद ही मृत्यु हो गई। क्लोन वाले जंतुओं में अक्सर जन्म के समय अनेक विकृतियां होती है, इसलिए अब क्लोनिंग प्रक्रिया में कोई भी वैज्ञानिक सफल नहीं हो पाया है। किसके अलावा, केवल और केवल इयान बिलमुट है, उनके अलावा किसी ने भी क्या है, क्लोनिंग में सफलता प्राप्त नहीं की थी। तो ये थी अपनी डोली भेड़। अब आइए प्रीवियस ईयर के सवालों पे अपन चलते हैं।
प्रीवियस ईयर के जो सवाल है उन पे अपन चलते हैं। उनसे पहले देखो जो इस चैप्टर का है आपने क्या सीखा, यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न उठते हैं, तो इसको आप वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं एक बार के, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके आप इन पॉइंटों को, सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं इनको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये पढ़ने के बाद अब अपन चलते हैं प्रीवियस ईयर के जो सवाल हैं उन पे। तो प्रश्न ये है जो एनवेज लैब अटेंडेंट 2022 में पूछा हुआ है कि मानव भ्रूण जो है कब गर्भ बनता है, ठीक है ना। मानव भ्रूण कब गर्भ बनता है, ये सवाल है। और ऑप्शन आप सुने। फर्स्ट ऑप्शन है जब ये गर्भाशय के अंदर चलना शुरू करता है। ऑप्शन बी है जब ये गर्भाशय की भित्ति में स्थापित हो जाता है। ऑप्शन सी है जब यह सिर एवं सभी 4 अंग विकसित करता है। और डी है आपका जब निषेचित डिम विभाजित होकर 16 कोशिकाओं वाली जो गेंद गोलक के समान जो है इसका निर्माण करता है। तो इसका सही आंसर जो है आप सभी को पता है, गर्भ कब बनता है। हमने जो भ्रूण का परिवर्तन पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था ना, हाथ, पैर, सिर, आंखें, कान, ये सारी विकसित होती है, तब वो क्या कहलाता है भाई, गर्भ कहलाता है। तो यहाँ पर क्या है, जब ये सिर और सभी 4 अंग, कौन कौन से, सिर तो हो गया एक, और 4 अंग कौन कौन से, आंखें, हाथ, पैर, कान, ये चारों अंग और बन जाते हैं, तब ये क्या बनेगा भाई, गर्भ कहलाएगा। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर रहेगा। आप सभी को मज़ा आ रहा होगा, चैप्टर आपने कवर किया है, उसके बाद अपन सवाल कर रहे हैं, तो सारे के सारे सवाल आसानी से हो रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि सारे के सारे सवाल कक्षा 8 की NCERT से हैं, एज इट इज़ जो लाइनें हैं वो उठ करके आई हैं। तो निश्चित रूप से आप यकीन मानिए कक्षा 8 की NCERT आप अच्छे से कर लेते हो तो आपके जो बहुत अच्छे मार्क्स इसमें सेकंड पार्ट में आने वाले हैं, ठीक है ना। जो आपका क्या बोलते हैं 4th पार्ट सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, जिसमें 60 प्रश्न आएंगे। दूसरा सवाल देखो, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य के लिए पूछा है। तो सबसे पहला है अंडज जंतु बिना निषेचन के प्रजनन कर सकते हैं। क्या अंडज जंतु है वो बिना निषेचन के प्रजनन कर लेंगे। दूसरा, बाह्य निषेचन द्वारा मुर्गी का निर्माण हो सकता है ना, बाह्य निषेचन द्वारा मुर्गी का निर्माण हो सकता है। तीसरा, सभी अंडज जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है, सभी अंडज जंतुओं का कह रहा है। चौथा है बाह्य निषेचन द्वारा मनुष्य का निर्माण हो सकता है। तो इन चीज़ों में आपको क्या बताना है, इन चीज़ों में बताना कौन सा कथन सत्य है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है इसके लिए आपको बताना है। क्या पहला ऑप्शन सही है, जो अंडज जंतु है जो अंडे देते हैं वो बिना निषेचन के प्रजनन कर सकते हैं क्या भाई, निषेचन नहीं होता फिर भी प्रजनन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। दूसरा, बाह्य निषेचन मुर्गी का निर्माण, मतलब मुर्गी जो है वो क्या बाह्य निषेचन होता है क्या उसमें, बाह्य निषेचन जो है उसमें भी नहीं होता है। नेक्स्ट है सभी अंडज यानी अंडे देने वाले जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है, सभी में आंतरिक नहीं होता है। नेक्स्ट है बाह्य निषेचन द्वारा मनुष्य का निर्माण हो सकता है। क्या है भाई, बाह्य निषेचन है उसके द्वारा मनुष्य का निर्माण हो जाएगा क्या, बाह्य निषेचन द्वारा होता है ना, बाह्य निषेचन द्वारा मनुष्य का निर्माण होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी में बाह्य निषेचन होता है, निषेचन बाहर करके फिर क्या करते हैं मादा के गर्भाशय में उसको स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका सही है, बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो आपके क्या होते हैं भाई, गलत होते हैं। तो इसमें क्या होता है, अंडज जंतु क्या होते हैं, वे जंतु जो अंडे देते हैं, है ना, और इन जंतुओं में बिना निषेचन के प्रजनन संभव नहीं होता है, ठीक है। तो ये पहला गलत हो जाता है। और तथा निषेचन बाहरी या आंतरिक हो सकता है, दोनों कोई भी हो सकता है इनमें, तो ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट अपन यूँ बात करें कि जो है भ्रूण जो है ये माँ के गर्भ के बाहर जो है विकसित होता है इनमें, जैसे उभयचरों में ऐसा होता है, ठीक है। जैसे उभयचर जैसे सरीसृप है, मुर्गी, पक्षी, इनमें होता है। अब देखो IVF जो पद्धति इसके द्वारा अपना मनुष्य है, इसमें क्या होता है भाई, बाह्य निषेचन करवा करके वो आपके क्या होता है, बाह्य निषेचन करवा के जो उसमें मादा के गर्भाशय में इसको स्थानांतरित कर दिया जाता है और वो टेस्ट ट्यूब बेबी के रूप में बच्चा जन्म लेता है। तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखें। देखो मैं कह रहा था ना मिथक मिथ्या, वो बात है यहाँ पे। प्रश्न है कि जब हम ये कहते हैं कि कोई चीज़ मिथक है तो इसका क्या मतलब है भाई, इसका क्या अभिप्राय होता है। इसका देखो
पहला ऑप्शन है यह एक प्राचीन या ऐतिहासिक तथ्य है लेकिन अब शायद सत्य नहीं हो। पहला ऑप्शन तो ये था। दूसरा ऑप्शन, कुछ लोग इसे मानते हैं लेकिन अन्य लोग इसे नहीं मानते। तीसरा ऑप्शन, उस पर विश्वास करने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। बिल्कुल। चौथा ऑप्शन, ये विचार जादू या रहस्यमय ताकतों से संबंधित है, ऐसा भी नहीं है। तो ये ऑप्शन सी जो है कि उस पर विश्वास करने का कोई क्या भाई वैज्ञानिक आधार होता है, वही आपका मिथ्या मतलब आधार नहीं होता है, वही आपकी मिथक होती है, मिथ्या चीज़ होती है, जो कि हमारे टेस्ट ट्यूब बेबी वाले उसमें आपको ये शब्द आपको मिथक जो है देखने को मिला था, है ना। नेक्स्ट आपका सवाल आ जाता है, ये रहा, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के सवाल है प्यारे साथियों। मानव शिशु का लिंग क्या निर्धारित करता है? क्या निर्धारित करता है? ये इस बात पर निर्भर करता है कि पिता के पास वाई युक्त शुक्राणु है या नहीं। क्या इस चीज़ को निर्धारित करता है? बी क्या कह रहा है कि ये संयोग की बात है, ठीक है। सी है ये माँ की आयु और स्वास्थ्य का पर निर्भर करता है। ऑप्शन फोर्थ है यह अंतःस्रावी तंत्र द्वारा उत्पादित हार्मोन पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये संयोग की बात है, यानी संलयन जो है उसके द्वारा जो है क्या है शिशु का निर्माण, जो लिंग है वो निर्धारण होता है। तो ये ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। मानव शिशु का लिंग एक अंडे और एक शुक्राणु के संयोजन को निर्धारित करता है। निषेचन के समय शुक्राणु से एक गुणसूत्र और अंडे से एक गुणसूत्र का संयोजन होता है, जिससे शिशु का क्या भाई लिंग निर्धारण होता है, शिशु का निर्धारण होता है। इस स्थिति में क्या होता है, पिता से तो वाई गुणसूत्र प्राप्त होता है। पिता से अगर वाई गुणसूत्र प्राप्त करने वाला शिशु है वो लड़का बनेगा, और अगर वाई गुणसूत्र प्राप्त एक्स गुणसूत्र प्राप्त करेगा तो वो संतान क्या हो जाएगी भाई, लड़की हो जाएगी। तो ये इसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है, ये 2017 में पूछा था, नर प्रजनन तंत्र का वह भाग कौन सा है जिसमें नर युग्मक उत्पन्न होते हैं? नर युग्मक कौन है भाई? नर युग्मकों को क्या कहते हैं? शुक्राणु। शुक्राणु कौन उत्पन्न करता है, कहाँ उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। तो शुक्राणु अंडाशय में होते हैं क्या, या लिंग में होते हैं, या वर्ण कोश में, या वर्ण डिफेंस में? तो ये होता है आपके शुक्राणु कोश में, टेस्टिस के अंदर ये क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है, उत्पन्न होते हैं, सुरक्षित रहते हैं। तो ये थे आपके प्रीवियस ईयर के सारे सवाल। अब अपन जो संभावित प्रश्न है वो लेंगे, और इस बुक जो है, इस बुक के कौन कौन से सवाल है वो सारे सवाल अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अब देखना सबसे पहला सवाल अपन लेते हैं। सबसे पहला सवाल अपना ये रहेगा कि इन विट्रो निषेचन के संदर्भ में, ठीक है ना, निम्नलिखित पर कथनों पर विचार करें। तो ये सवाल है, सीधे सीधे इनके आपको जवाब देने, क्योंकि हमने अभी पूरा चैप्टर कवर कर लिया तो उन्हीं पे बेस्ड ये सवाल रहेंगे। तो इसमें पहला जो है ऑप्शन अपना कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, इस तकनीक से निषेचन होने पर युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित करने के बाद माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है ना। दूसरी बात, इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को परक नली शिशु कहते हैं, क्योंकि शिशु का विकास परक नली में होता है। देखो, शिशु का विकास परक नली में नहीं होता है, ये बात गलत है। परक नली में कहाँ होता है, शिशु का विकास तो माता के गर्भाशय में होता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये बात गलत हो जाती है। तो प्रश्न क्या कह रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं, सत्य हैं? तो केवल एक ये आपका सत्य होगा। ये प्रश्न आपका रहा। दूसरा प्रश्न, जनन का पहला चरण निषेचन कहलाता है। जंतुओं में निषेचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, शुक्राणु और अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है। तो बिल्कुल ठीक बात है पहली। दूसरा क्या है, सभी अंड प्रजक, ठीक है ना, अंडे देने वाले जंतुओं में निषेचन मादा के शरीर के बाहर होता है। क्या सभी में थोड़ी होता है? तो सभी में नहीं होता है, किसी किसी में होता है ना, सभी में नहीं होता है। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? इसके बारे में आप बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? केवल एक, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। ये इसकी व्याख्या है। जो व्याख्या देखने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो कवर कर लिया। फिर भी आप अगर पढ़ना चाहें तो वीडियो को पॉज करके आराम से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ये सारा मैटर एक जगह यहाँ पे कलेक्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने,
प्यारे साथियों बस कुछ ही सवाल और है, फिर इस बुक के सवाल अपन करेंगे। जो पुस्तक के सवाल है, पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्न है, निश्चित रूप से सीधे सीधे वहाँ से आपको सवाल देखने को मिलेंगे और मज़ा आएगा आपको। लास्ट तक आप बने रहिए, ठीक है ना। तो सजीवों में जन्म और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। अब देखो, ये अपन ने जो है अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ा था, वहाँ से प्रश्न है। तो क्या है कि मुकुलन, बडिंग, अमीबा की जनन प्रक्रिया है। क्या मुकुल जो है वो अमीबा में होता है? नहीं होता है। अमीबा में तो क्या होता है भाई, द्विखंडन होता है। और द्विखंडन हाइड्रा की जनन, हाइड्रा की नहीं, हाइड्रा में मुकुलन। तो ये दोनों बातें आपस में गलत लिखी है। तीसरा पॉइंट है कायांतरण, लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलना। तो ये कायांतरण वाली बात जो है वो ठीक है। तो उपयुक्त में से कौन से सुमेलित है? सुमेलित है तो मतलब तीसरा, केवल और केवल तीसरा सुमेलित है, बाकी सब उल्टे कर दिए इसने, ठीक है। तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर रहेगा। ये व्याख्या आपको देख सकते हैं, ठीक है ना। इसकी आवश्यकता आपको नहीं होगी क्योंकि हमने पूरा चैप्टर वो कवर किया। अब ये जो है संभावित प्रश्नों में लास्ट प्रश्न है, क्लोन जो है अपने पढ़ा था कि क्लोनिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा कि यह है किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। तो बिल्कुल है, कृत्रिम रूप से किसी डुप्लीकेट कॉपी उसकी बनाई जाती है, तो ये बात ठीक है। सर्वप्रथम सफलतापूर्वक उत्पन्न क्लोन डोली नामक एक मादा भेड़ थी, ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा पॉइंट है डोली एक फिन डोरसेट की क्लोन थी। क्या फिन डोरसेट जैसी थी क्या? वो फिन डोरसेट जैसी थी क्या? हाँ बिल्कुल उसी की जैसी थी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है कौन सी सत्य है? तो ऑप्शन डी जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा। सारी बातें जो है वो उसमें सत्य हो जाती है। तो ये अभी हमने फिन डोरसेट वाला, डोली वाला अपन ने लास्ट में पढ़ा ही था, तो वो चीज़ें जो है यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें थी हमने कवर किए हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाने की संभावना है। अब अपन ले लेते हैं जो आपकी पुस्तक में अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं उनको। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। देखो, सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है ये तो आप समझ सकते हैं। अब देखो अपन यहाँ से लेते हैं जो अपने ऑब्जेक्टिव टाइप के जो सवाल है, यहाँ पर आपको देखो सबसे पहला सवाल है क, जिसमें है कि आंतरिक, है ना, आंतरिक निषेचन होता है। तो आंतरिक निषेचन किस में होता है? मादा के शरीर में होता है, मादा के शरीर से बाहर होता है, या फिर नर के शरीर में या नर से बाहर। देखो नर में तो होगा ही नहीं निषेचन, मादा के शरीर के बाहर जो बाहर होता है वो तो बाह्य निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन होता है वो शरीर के अंदर होता है। तो ऑप्शन ए है जो अपना राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ख जो है, इसमें क्या है कि एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है उसे क्या कहते हैं? तो आप सभी जानते हैं कायांतरण उसको कहा जाता है। नेक्स्ट है एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी है? युग्मनज, देखो नर और मादा के दोनों के जो गेमिट है, जो युग्मक है, वो अलग अलग होते हैं, लेकिन जब ये एक साथ हो जाते हैं, संलयन हो जाते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं? एक जाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण करते हैं, जो कि क्या होता है भाई, उसमें एक ही क्या होता है भाई, उसमें केंद्रक हो जाता है दोनों का, है ना, एक केंद्रक उसमें होता है। तो राइट आंसर एक रहेगा। अब देखो सत्य और असत्य कथनों को फटाफट से देख लेते हैं, फिर उसके बाद इस वीडियो का अपन क्या करते हैं? समापन करते हैं। देखो, अंड प्रजक जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं, क्या ये बात सही है क्या? जो अंड प्रजक जंतु है वो तो अंडे देते हैं, वो विकसित शिशु कैसे जन्म देंगे? तो ये बात क्या है? गलत है। खैर देखो, प्रत्येक शुक्राणु एकल कोशिका होती है, तो बिल्कुल ये बात सही है। एकल कोशिका होती है, शुक्राणु जो होते हैं, बिल्कुल। मेंढक में, गय में क्या लिखा है कि मेंढक में बाह्य निषेचन होता है, तो बिल्कुल होता है, बाह्य निषेचन होता है। घय देखिएगा, वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ करती है युग्मक कहलाती है। तो ये प्यारे साथियों ये गलत हो जाता है, वो युग्मक नहीं है, वो युग्मनज होता है। क्या होता है? युग्मनज, युग्मनज। इंग्लिश में कहें तो इसको कहते हैं जाइगोट और इसको कहते हैं गेमिट, है ना। युग्मक को कहते हैं गेमिट और युग्मनज को कहते हैं आपका जाइगोट। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। ये डिप्लॉइड होता है यानी द्विगुणित होता है। कौन? युग्मनज 2n होता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आपके सामने आता है निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एकल कोशिका होता है। निषेचन के पश्चात जो अंडा दिया जाता है वो एकल कोशिका होता है, बिल्कुल एकल कोशिका होता है। अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है, अमीबा है वो मुकुलन द्वारा करता है, और हाइड्रा जो है
क्या ये बात सही है क्या? अमीबा में जो होता है, अमीबा में जो जनन होता है वो मुकुलन द्वारा होता है, या फिर देखो कमेंट के माध्यम से आप बताएं मुझे, अमीबा है उसमें जो है मुकुलन अमीबा द्वारा, इसमें विखंडन द्वारा होता है या मुकुलन द्वारा होता है? देखो अमीबा में तो क्या है, अमीबा में तो होता है आपका द्विखंडन द्वारा, है ना। अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है तो ये बात क्या हो जाएगी भाई, गलत हो जाएगी, ठीक है ना। अमीबा किसके द्वारा करता है? द्विखंडन द्वारा, जबकि मुकुलन द्वारा कौन करता है? हाइड्रा करता है। नेक्स्ट है आपका अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है। अलैंगिक जनन जो है उसमें निषेचन की आवश्यकता नहीं है। इसमें क्या होता है भाई, उसमें किसी भी प्राणी का, इसका जैसे हाइड्रा है, इसका जो प्रवर्ध निकले हुए होते हैं वही, यानी एक ही जनक संपूर्ण जीव का विकास यहाँ पे कर सकते हैं, तो इसमें आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये बात भी गलत हो जाती है। उसके बाद अपन देखें जय वाला जो है कि द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है, बिल्कुल विधि है ना, जो अमीबा द्वारा की जाती है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, तो बिल्कुल ये बनता है, सही बात है। भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है, तो ये बात भी क्या है भाई, भ्रूण जो एकल कोशिका का बना होता है? नहीं, भ्रूण में बहुकोशिकीय बन जाता है, क्योंकि भ्रूण में जो है, जो जाइगोट है उसमें कोशिका विभाजन होता है, निरंतर उसका विकास होता रहता है, उसके दौरान वो बहुकोशिकीय बन जाता है, तो ये बात जो है वो गलत हो जाती है। ये सारी चीज़ें अपने पास थी, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें अपन ने इसका अध्ययन कर लिया है, और निश्चित रूप से यहाँ पर आपको जो है सवाल देखने को यहाँ से मिलेगा, यहाँ से सवाल जो है वो बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से आप यकीन मानिएगा, यहाँ से कक्षा 8 के NCERT से बाहर कहीं आपका सवाल जाने वाला नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को लाइक कर दें, और अपने साथियों में शेयर करें, तथा कमेंट करके बताएं कैसा लगा, और नेक्स्ट आपका टॉपिक कौन सा रहना चाहिए, इस चीज़ के बारे में भी आप मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों। पढ़ते रहें, मस्त रहें, मेहनत करते रहें प्यारे साथियों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।